वेलकम चिल्ड्रन। आज हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको थोड़ा बता दूँ। इसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, देन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ये जैसे हमने बताया ये सबसे लास्ट टॉपिक है एंड इस सेशन के एंड में आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, you can differentiate between VNTR and probe. You can apply the knowledge to analyze problems related to paternity dispute or suspect identification in crime scene. Write the steps of DNA fingerprinting. और अब तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो डीएनए के बारे में, जैसे कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए जानते हो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हो, और आपका जो सेंट्रल डॉगमा है, देन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एज वेल एज प्रोटीन, ये सारे चीज़ हम पूरा विस्तार रूप से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आपके जो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बच्चों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग is a technique which is used by the scientists to distinguish between individuals of the same species using only samples of their DNA। जे इसका मतलब है बच्चों, ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल, सेम स्पीसीज का दो इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश करते हैं बाय यूजिंग देयर डीएनए सैंपल। ठीक है, तो ये कैसे पता करते हैं? देखो बच्चों, आप सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए पढ़ चुके हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो डीएनए सीक्वेंस किया गया था वो सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए के आधार पर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किस नॉलेज के आधार पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ पॉइंट्स हमने दिया है, ऑलमोस्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स डीएनए। ठीक है, सो हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट एवरी सेल, व्हाई आई एम टेलिंग ऑलमोस्ट एवरी सेल, क्योंकि बच्चों देखो जैसे आरबीसी लेंगे तो उसमें हमारा न्यूक्लियर डीएनए नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कुछ सेल है, आरबीसी जैसा कुछ सेल है जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें न्यूक्लियर डीएनए भी नहीं होता, इसीलिए ऑलमोस्ट जो वर्ड है हमने ऐड किया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 99.9% ऑफ द डीएनए बिटवीन टू ह्यूमन्स इज द सेम। दो पर्सन के बीच, सपोज ए पर्सन ए इज देयर एंड पर्सन बी इज देयर, ये दो पर्सन में अगर आप डीएनए उनका सीक्वेंस करवाओगे तो आप देखोगे कि उनके डीएनए में कितना परसेंट सिमिलरिटी है, 99.9% सिमिलरिटी है। तो ये जो 0.1% डिसिमिलर है ये बहुत ही यूनिक है। सो ए इज यूनिक बिकॉज ऑफ दिस 0.1% डीएनए कंटेंट एंड बी इज ऑल्सो यूनिक ड्यू टू दिस 0.1% डीएनए कंटेंट। ठीक है, और 100% सिमिलरिटी कब होगा दो इंडिविजुअल में, जब वो दो इंडिविजुअल आइडेंटिकल ट्विन होंगे। आइडेंटिकल ट्विन मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं। आइडेंटिकल ट्विन मतलब आपका जो जाइगोट बनता है, ठीक है, ये जाइगोट है, तो ये जाइगोट क्या होता है आपका, कभी कभी जाइगोट बनने के बाद ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, and this will give rise to one
इंडिविजुअल एंड दिस विल गिव राइज टू अनदर इंडिविजुअल। तो ये एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, माइटोटिक डिवीजन से जाइगोट बाय चांस डिवाइड हो गया, तो ये दोनों का जेनेटिक कंटेंट यानी जो डीएनए होता है वो डीएनए पूरा बराबर का होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस भी एक जैसा होता है। इसीलिए आइडेंटिकल ट्विन या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन, एक ही जाइगोट से बने हुए दो इंडिविजुअल को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो ऐसे ट्विन में कोई डिफरेंस नहीं होता, दे आर 100% सिमिलर जेनेटिकली। ठीक है। सो ये जो हमने आपको बताया कि 0.1% डिफरेंस, ये कितना है आप बता सकते हो? हम जानते हैं कि ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिपीटेटिव डीएनए एग्जिस्ट इन ह्यूमन जीनोम व्हिच इज रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, हम आपको बताएंगे रिपीटेटिव डीएनए क्या है बच्चों, सैटेलाइट डीएनए जिसको कहा जाता है। सो देखो बच्चों, हमारा सपोज ये डीएनए है, डीएनए से आप जानते हो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम पढ़े हैं कि लेस देन 2% डीएनए कैन कोड फॉर द प्रोटीन। ठीक है, तो बाकी जो सीक्वेंसेस है उसका काम क्या है? ये क्या यूजलेस है? नहीं, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि दे आर यूजलेस। ठीक है, सो दीज रीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ दीज रीजंस आर कंसिस्टिंग ऑफ द short sequences, that is 10 to 60 base pairs long repetitive DNA। ठीक है, ये रिपीटेटिव डीएनए क्या है मैं आपको बताऊंगी। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये ग्रेटर वेरिएशन दिखाता है पर्सन टू पर्सन। यानी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, सपोज से ये पर्सन ए का डीएनए है, ठीक है, ये पर्सन बी का डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ पर मैं बी लिख रही हूँ। तो ये पर्सन ए बी का डीएनए है, ये दोनों डीएनए में जो कोडिंग सीक्वेंस है उसके अलावा कुछ सीक्वेंस होता है जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड बेसेस का सीक्वेंस रिपीटेडली प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी और डायग्राम के साथ समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिपीटेड है, जैसे मैं आपको बताऊंगी जी सी जी सी जी सी जी सी जी सी, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन, इस तरह ये जी सी का रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये बार बार रिपीट हुआ है। या फिर ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी, तो इस तरह जो रिपीटेडली प्रेजेंट है सीक्वेंस उसको कहा जाता है रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, और उसको मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रिपीटेटिव डीएनए यानी जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है वो कोई प्रोटीन को कोड नहीं करता, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ओके, बट दे अपीयर थ्रू आउट द जीनोम। जीनोम क्या है बच्चों? जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट in a cell, okay, in one that is genome। so इस जीनोम में मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में hundreds of times these repeats are present, इसका कॉपीज मतलब ये जो रिपीट है वो बार बार ऐसे 100 टाइम्स रिपीट हो सकता है, मोर देन 100 टाइम्स रिपीट हो सकता है, लेस देन 100 टाइम्स रिपीट हो सकता है। और ये जो रिपीटेशन ही वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपका कोडिंग सीक्वेंस मेरा कोडिंग सीक्वेंस सेम हो सकता है, बट आपका डीएनए मेरा डीएनए किस में अलग है? ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, सीक्वेंस सेम हो सकता है लेकिन द नंबर ऑफ रिपीट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट is different, okay, and that repeated unit is called VNTR। मैं आपको दिखा रही हूँ VNTR क्या है। देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ GC GT, ठीक है, फिर से GC GT, तो यहाँ पर क्या रिपीट हुआ है? कौन सा सीक्वेंस रिपीट हुआ है? GC GT रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है ये GCGT आपके जीनोम में 1000 टाइम है, मेरे जीनोम में
100 टाइम्स है और किसी के जीनोम में ये 50 टाइम्स है, लेकिन GC-GT सीक्वेंसेस है। तो सीक्वेंस सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ रिपीट जो है वो डिफरेंट होता है। इसको कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। यानी ये वेरी करता है, रिपीट पर्सन टू पर्सन में वेरी करता है। और टैंडम, टैंडम मतलब क्या है बच्चों? GC-GT, इसके बाद TG-CG नहीं होगा, GC-GT, और उसके बाद फिर से ये सेम सीक्वेंस विल बी कंटिन्यूड। ओके, सो ये देखो बच्चों VNTR, यहाँ पर देखो GATA रिपीट हुआ है, जो येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन में दिखाया गया है। तो ये पर्सन 1 का सैम्पल 1 में कितने बार है आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। सैम्पल 2 में कितने बार है? 8 टाइम्स। सैम्पल 3 में 9 टाइम्स, 9 रिपीट्स है। तो इस 9-10 रिपीट्स है, ठीक है। फर्स्ट वाले में 8 रिपीट, सेकेंड वाले में 9 रिपीट, थर्ड वाले में 10 रिपीट्स। सो रिपीट जो है, रिपीट का नंबर वेरी कर रहा है बट सीक्वेंस इज सेम। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मिनी सैटेलाइट। ये मिनी सैटेलाइट 2 तरह के हो सकते हैं। एक है मिनी सैटेलाइट जिसमें कि 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं एक सीक्वेंस में, और दूसरा है जिसमें कि 5 to 50 टाइम्स रिपीट हो सकता है ये जो सीक्वेंस, 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ओके, अभी हम देखेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। It was invented in 1984 by Professor Sir Alex Jeffrey. It is a technique that simultaneously detects lot of mini satellites, जैसे हमने बताया आपको VNTR reasons, to produce a pattern unique to an individual. So a person unique होता है उसके मिनी सैटेलाइट के basis पे, and it is referred as DNA fingerprinting. So this is the technique by which the two individual can be differentiated on the basis of their DNA sequence. Okay, so why it is known as fingerprint? Just like actual fingerprint, DNA fingerprint is something an individual is born with, it is unique. हम देखो बच्चों, हमारा जब कोई भी इम्पॉर्टेंट काम होता है तो वहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है। जो वैल्यूएबल थिंग्स हमको कुछ परचेज करना है, कुछ एसेट्स खरीदना है, बेचना है, तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट यूज़ किया जाता है। क्योंकि हर एक आदमी का जो फिंगरप्रिंट होता है उसके लिए यूनिक होता है, वो बचपन से ही उसका वो यूनिकनेस होता है, ठीक है। उसी तरह जो DNA सीक्वेंस होता है दैट इज़ यूनिक फॉर ए पर्सन, ठीक है। इसीलिए इसको DNA फिंगरप्रिंट कहा जाता है। उसके बाद हम एक टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों, प्रोब। ये अक्सर एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ VNTR एंड व्हाट इज़ VNTR प्रोब। तो हमने VNTR क्या है हमने आपको बता दिया। तो VNTR प्रोब क्या होता है? इट इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ DNA विच आर कम्प्लीमेंटरी टू VNTR। अभी देखो बच्चों, किसी पर्सन का हमने DNA लिया, ठीक है, ये DNA से हमने क्या किया, उसका जो VNTR मतलब रिपीटेड सीक्वेंस जो है हमने लिया। सपोज से ये कंप्लीट DNA था, उसमें से हमने VNTR लिया, ठीक है। अभी ये VNTR का कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड हम लेंगे और उसमें अगर एक आइसोटोप लगा देंगे, कौन सा आइसोटोप? रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा देंगे, तो इसको कहा जाएगा VNTR प्रो। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। उसके अलावा ये जो टेक्निक है बच्चों, इस टेक्निक में एक तो है कि VNTR को आइसोलेट करना है, पहले DNA को आइसोलेट करना है, फिर DNA से VNTR को निकालना है, VNTR को निकाल के उसका प्रोब बनाना है, ठीक है। द नेक्स्ट टेक्निक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड हियर इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी देखो बच्चों, ऐसे आपको बहुत सारे रिपीट मिल सकते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट रीजन मिल सकते हैं, लेकिन हम उसमें से कैसे सेपरेट करेंगे उनको, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय व्हिच द DNA सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। जो हमने VNTR अभी हमको
एक सोल्यूशन में मिल गया VNTR, लेकिन ये VNTR को हमको एक दूसरे से अलग करना है। इसको हम अलग करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। और आप जानते हैं कि DNA एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द DNA, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ RNA एंड प्रोटीन। और ये किस बेसिस पे सेपरेट करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द DNA। ठीक है, तो एक्चुअली बच्चों इसमें होता क्या है, देख लो, इसमें एक आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, वेल है। वेल मतलब यहाँ पर कुछ चैम्बर्स होते हैं। इस चैम्बर में हमको देखो, ये जो डार्क ब्लू कलर का जो यहाँ पर छोटे छोटे कैविटीज़ है, उसको सैम्पल वेल्स कहा जाता है। तो एक एक वेल में हम हर एक पर्सन का, मान लो यहाँ पर 4 दिया है, तो हम 4 पर्सन का सैंपल ले सकते हैं एट ए टाइम। और उनके सैंपल में DNA होगा, और वो DNA सेपरेट होगा इस जेल के थ्रू। ये जो लाइट ब्लू कलर का एक मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, वो आगरोज जेल से बना हुआ होता है। और वो आगरोज जेल सीविंग प्रॉपर्टी होता है, छलनी की तरह काम करता है, ताकि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा आपका क्या होता है, इस तरफ कैथोड होता है, इस तरफ एनोड होता है। तो कैथोड, एज यू नो, DNA इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेगा। और DNA कहाँ सेटल होगा? अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। जो बड़ा है वो कम डिस्टेंस मूव करेगा, जो छोटा है वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा। तो इस तरह DNA सेटल करेगा। ठीक है, और इसी तरह हम DNA का यहाँ पैटर्न हमको मिल सकता है। जैसे हम देखो यहाँ बच्चों 2 पर्सन का, A एंड B 2 पर्सन का यहाँ पर DNA पैटर्न लिया गया है। VNTR जो है उसी का पैटर्न हमको मिला है यहाँ पर। सो DNA हैज़ गॉट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो बड़े साइज के होते हैं वो कम डिस्टेंस मूव करते हैं, इसीलिए वो यहाँ रुक गए। लेकिन जो छोटे साइज के होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द DNA आर नेगेटिवली चार्ज। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, then the negatively charged DNA starts moving towards the anode through the gel, agarose gel matrix, which is having sieving property। तो इसका बच्चों हमने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। जैसे द मैट्रिक्स इज परमिएबल, हमने आपको बताया, सीविंग प्रॉपर्टी इसका होता है। एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल माइग्रेट्स फास्टर। सो जो छोटे साइज़ का DNA होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव करता है, और जो बड़े साइज़ का DNA होता है वो कम डिस्टेंस मूव करता है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि DNA नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए ये एनोड की तरफ मूव करता है। और फ्रैगमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज। और ये किस तरह हमको दिखाई देगा? इट अपीयर्स एज बैंड ऑन द जेल ऑन स्टेनिंग। हमको वो जो जेल का मैट्रिक्स था उसको स्टेन करना पड़ेगा, उसमें स्टेन डालना पड़ेगा। यूजुअली एथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है, डालने से उसमें ऑरेंज कलर का बैंड आता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ऑरेंज कलर का बैंड आया है। यहाँ पर हम एक एथिडियम ब्रोमाइड करके एक जेल डालते हैं। तो इसको हम जब UV रे डालेंगे इसके ऊपर, तो ये ऑरेंज कलर बैंड के रूप से दिखाई देगा। So in this way we can identify the DNA, we can get the separated DNA. A DNA marker with fragments of known length is usually run through the gel at the same time as the samples. ठीक है, by comparing the bands of the DNA sample with those from the DNA marker, you can work out the approximate length of the DNA fragments in the sample। जैसे हमको देखो बच्चों DNA का साइज क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा DNA है, कौन सा छोटा DNA है? ऐसे तो हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पता नहीं चलेगा, तो हम एक मार्कर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
देन अभी हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका जो 6 स्टेप है बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीक्वेंशियली आपको याद रखना है, ठीक है। सो पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, यानी कोई भी सैंपल आप ब्लड ले रहे हो, रूट हेयर रूट ले रहे हो, या कोई भी सेल से हमको डीएनए को पहले एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए को निकालना है। वो कैसे निकाला जाता है हम आपको बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे तब हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, विस्तार रूप से पढ़ाएंगे कि डीएनए को, सिर्फ डीएनए को किस तरह आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद इस डीएनए को, सपोज से ये डीएनए मिल गया, ये डीएनए में से हमको सिर्फ वीएनटीआर चाहिए, सपोज से ये वीएनटीआर है, तो ये वीएनटीआर, सिर्फ वीएनटीआर पाने के लिए हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं ताकि हमको सिर्फ वीएनटीआर ही मिले। ये भी किस तरह काम करता है ये हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमको वीएनटीआर मिल गया। अभी वीएनटीआर को हमको क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करना है। ऐसे तो बहुत सारे वीएनटीआर मिलेंगे, तो उसको हमको सेपरेट करना है। उसके बाद ब्लॉटिंग, सो दिस इज चिल्ड्रन, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, दिस इज ब्लोटिंग, BLOTTING, ब्लॉटिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉटिंग। सो व्हाट इज ब्लॉटिंग? ब्लॉटिंग में क्या किया जाता है बच्चों, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिला है, ये बैंड मिला है, ये बैंड को हमको ट्रांसफर करना है नाइट्रोसेल्युलोज पेपर में, और इस मेथड को कहा जाता है सॉदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर होता है बच्चों, इस पेपर में इसको ट्रांसफर करने के बाद उसको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो ये जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर होता है, ये पेपर में ट्रांसफर कैसे होगा, लेट मी टेल यू कैसे, किस तरह ये ट्रांसफर होता है बच्चों। देखो ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक, ठीक है। ये बैंड हमको मिला, ऐसे मान लो हमने 2% का बैंड मिला, ठीक है। अभी हमने क्या किया, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर लिया, ठीक है। तो इसमें से हमको जिस पर्सन का जो बैंड चाहिए, मतलब जिनका वीएनटीआर प्रोब हमने लिया है, वो प्रोब का पैटर्न हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें कि आपका आइसोटोप अटैच्ड है। अभी इसके ऊपर, जेल के ऊपर डाल दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जिस डीएनए के साथ ये डीएनए कॉम्प्लीमेंटरी होगा, मान लो इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंटरी है सारे स्ट्रैंड, तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा और इट विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ठीक है। अभी उसको हम जब नाइट्रोसेल्युलोज पेपर में हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देखेंगे, एक्सपोज करेंगे एक्सरे फील्ड में, तब हम देख पाएंगे कि कौन सा डीएनए, पर्सन ए का डीएनए या फिर पर्सन बी का डीएनए इसमें ट्रांसफर हुआ है। तो जिसका डीएनए ट्रांसफर हुआ है उसी का ये प्रोब है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ, दीज आर द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पर हमने बच्चों ये स्टेप्स दिया है। फर्स्ट स्टेप देखो बच्चों, हमने ब्लड सैंपल लिया है, ब्लड से डीएनए को निकालना है, सिर्फ डीएनए को निकालना है, एंड उसके बाद डीएनए को कट करना है, फ्रैगमेंट आप यहाँ देख सकते हो, फ्रैगमेंटेड डीएनए। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किस तरह उसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करने के बाद उसको नाइट्रोसेल्युलोज पेपर में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, जब इसमें देखो बच्चों हमने स्टेन डाला हुआ है, और जब हम उसको एक्सरे फील्ड में यूवी रे फील्ड में देखते हैं तो ऑरेंज कलर बैंड आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि जो डीएनए प्रोब था, देखो यहाँ पर हम नाइट्रोसेल्युलोज पेपर डाले थे, लेकिन यहाँ जब आते आते आप देख सकते हो कि यहाँ से एक जो था डीएनए का बैंड था वो गायब हो गया है, यानी वो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर आ गया है। अभी उसको हम जब ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसका डीएनए उसके साथ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये तो सारा मेथड हमने यहाँ पर समझाया है। ये देखो, ये स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक ये है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, हमने देखो ये
किस काम में आता है। मान लो ये क्राइम सीन से सैंपल कलेक्ट किया गया। मान लो हम किसी क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या कुछ भी है, तो हमारे फिंगरप्रिंट जहाँ रहता है वहाँ पर हमारा सेल चला जाता है और उस सेल में हमारा डीएनए होता है। ठीक है। सो मान लो ऐसे ही किसी जगह पर क्राइम हुआ है और वहाँ से फिंगरप्रिंट मिला या फिर फुटप्रिंट मिला या फिर हेयर रूट मिला, कुछ भी मिला, तो उसको लाकर उसमें से डीएनए को निकाला गया और ये सारे जो वीएनटीआर है क्राइम सीन से कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, सस्पेक्टेड पर्सन, मतलब उस तहकीकात किया जाता है पुलिस के द्वारा, सीआईडी के द्वारा तहकीकात किया जाता है कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद थे, कौन रिलेटेड है। तो अभी उनको सस्पेक्टेड पर्सन के रूप से लिया जाता है और ये सस्पेक्टेड पर्सन का भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, लेकर उनका वीएनटीआर निकाल के उसको फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह किया जाता है। अभी देखो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो, आप बता सकते हो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न देख के आप बता सकते हो कि ये जो क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट मिला, या पर किसी को मान लो चाकू घोंप दिया और चाकू में जो फिंगरप्रिंट मिला वो किसका फिंगरप्रिंट है, ये सस्पेक्ट 2 का फिंगरप्रिंट है। आप देखो हूबहू ये मिल जाता है। ठीक है। तो इससे हमको इस तरह हम पता कर सकते हैं कि हु इज़ द क्रिमिनल, ओके, हु इज़ द कल्प्रिट। ओके। तो बच्चों यहाँ पर एक केस स्टडी मैं करूँगी, ये आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ बच्चों। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जो 2 क्रोमोजोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, दोनों में जो सीक्वेंस है, VNTR सीक्वेंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, इसीलिए हमने ये दिखाया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर GC का सीक्वेंस है, देखो हमारे एक एलील में कितने बार है, ये 5 टाइम्स है, लेकिन दूसरे एलील पे ये 2 टाइम्स है। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 4 टाइम्स है। सो जरूरी नहीं है कि एलील अगर सिमिलर होगा तब उसका जो रिपीट होता है वो सेम होगा, लेकिन एलील, मान लीजिए एक जीन का 2 एलील है, तो वो 2 एलील में अलग अलग नंबर हो सकते हैं रिपीट। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप ये इसमें देख सकते हैं AGCT दोनों में सेम है, तो यानी ये दोनों सेम एलील है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 बार है, ये 2 बार है। तो बस आप बच्चों इतना समझो कि अगर एलील सेम होते हैं, यानी जो कहा जाता है होमोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हम किस आधार पे बोलते हैं, इफ़ दे आर हैविंग द सेम एलील और डिफरेंट एलील, तो डिफरेंट एलील होगा तो डिफरेंट एलील में डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट होंगे, सेम सीक्वेंस बट डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स होंगे। ठीक है। तो अभी देखते हैं बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशंस क्या है। इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट, जो हमने अभी अभी आपको बताया। इट इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश पैटर्निटी एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। इट इज़ यूज्ड टू ट्रेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑल्सो। ठीक है बच्चों। तो हम एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल from a sample of DNA by looking at unique pattern in their DNA. DNA fingerprinting is a technique of finding the difference between the satellite DNA regions in the genome of 2 or more individuals. VNTR varies from person to person. Probes are artificially synthesized radioactive DNA sequence complementary to probe. Gel electrophoresis and southern blotting are the 2 important tools used in this process. The technique are used in various fields like forensic science and research. Okay, so चलिए देखते हैं आपने कितना ग्रास्प किया। Why this technique is named as DNA fingerprinting? ये आंसर आप आसानी से अभी दे सकते हो बच्चों। And if you have gone through all the slides and you have listened to me seriously, then definitely you can give the answer. And answer is there in the next slide. How DNA fragments are separated on the basis of their length, molecular weight,
ये हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको बताए हैं किस तरह सेपरेट होते हैं। इन व्हिच डायरेक्शन डीएनए फ्रैगमेंट विल मूव व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए हमेशा एनोड की तरफ मूव करता है क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। व्हाट इज ब्लॉटिंग? ब्लॉटिंग हमने आपको बताया, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द DNA to the separated DNA from the gel to the nitrocellulose paper. How probes are different from VNTR? probe क्या होता है बच्चों? VNTR का complementary strand along with the radioactive isotope is called probe. ठीक है, तो ये कुछ होम असाइनमेंट है बच्चों, आप इसको अपने कॉपी में कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी either in the class or in the comment section. So these are some of the home assignment. Write down the steps of DNA fingerprinting in the sequence. What are the applications of DNA fingerprinting? Explain the principle of gel electrophoresis. So all these and what is DNA polymorphism? So all these things are the direct questions which I have already discussed in this session. So this is the end of the chapter 6. Then we'll go to chapter 7. So thank you bachcho, thank you for being, keep watching.